रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं पूरी पीडीएफ को बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है, यही टॉपिक है। जो बच्चा सांस ही नहीं ले पाएगा तो कुछ बचा, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं बचा है। दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, NRDS। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सीरियस लंग डिसऑर्डर, हाई रिस्क बच्चे का डिसऑर्डर है ये। यानी कोई भी बच्चा, चाहे प्रीटर्म चाहे पोस्टर्म, कोई भी बच्चा अभी भी न्यूनेट जन्म लिया है जिसने, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। दैट नंबर 1 इज इमेच्योरिटी एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या तो वो इमेच्योर है या तो सर्फेक्टेंट ही नहीं है। और हमारे नॉर्थ सेट के फेवरेट टॉपिक्स सर्फेक्टेंट 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 सर्फेक्टेंट, तो वो चीजें कहां से आती है, इसी टॉपिक से निकल के आती हैं, और इसीलिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। सीरियस लंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इमेच्योरिटी एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। तो लेट्स स्टार्ट। रिस्क फैक्टर, प्रीमेच्योर बच्चा, या तो प्री टर्म बच्चा, सिजेरियन सेक्शन वाला बच्चा, ओके, कोई भी बच्चा हो सकता है जो कि प्री टर्म है, इमेच्योर है, लंग्स नहीं मैच्योर है, बस बात खत्म। क्या असेस करोगे, बच्चा बिल्कुल ब्लू है, सेंट्रल साइनोसिस, ओके। एक्रोसाइनोसिस क्या होती है रंजना? वेरी गुड, एग्जैक्टली। अर्ली ऑनसेट टैकिपीनिया, बच्चे ने भी जन्म लिया और इस तरीके से ब्रीथ कर रहा है, डिज्नी है उसको, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्टर्नल रिट्रैक्शन, ऐसा दम पड़ रहा है इस प्रकार से, या फिर नेज़ोफेरिंग, या फिर ग्रंटिंग, ऐसा अजीब सी ग्रंटिंग साउंड आ रहे हैं, ओके। या फिर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, तो फ्लेयरिंग ऑफ नोज, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस, पूलिंग ऑफ ब्लड resulting in darkened discolored areas, or the abdomen may be distended with the lower sternum retracted causing seesaw effect. seesaw, you know, समुद्र आता है लहरों की तरह, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, just like that. harsh tubular breaths, harsh tubular breath sounds, normally lungs के अंदर वेसिकुलर साउंड होती हैं, ब्रोंकियल साउंड होती हैं, ब्रोंको वेस्कुलर साउंड होती हैं, और ट्रैकियल साउंड होती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ट्यूब्यूलर साउंड सुनने को मिल रही है, एबनॉर्मल, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ साउंड आर दीज बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड, बट जस्ट आई एम लेटिंग यू नो दैट डिफरेंट साउंड्स नॉट अदर देन नॉर्मल। व्हाट आर नॉर्मल? वेसिकुलर्स, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकोवेसिकुलर्स एंड ट्रैकियल। अलावा क्या है? हार्श ट्यूब्यूलर साउंड्स। तो चलो अब देखते हैं, सर्फेक्टेंट की कहानी पढ़ लेते हैं दोबारा से। मां को हाइपरग्लाइसीमिया है, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है। क्यों है? मैंने अभी भी बताया, इंसुलिन की वजह से, क्योंकि मां से बच्चे के अंदर ग्लूकोज तो आ गया, लेकिन क्या नहीं आया? इंसुलिन नहीं आया। तो बच्चे ने अपना इंसुलिन खुद बनाना स्टार्ट किया। जब उसने खुद ने इंसुलिन बनाया तो वो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है कभी भी। एग्जैक्टली, ये इंसुलिन सर्फेक्टेंट का बिल्कुल दुश्मन है। तो इंसुलिन की प्रेजेंस में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, ओके, नहीं हो सकती प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन अगर ज्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया में होगा बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा तो सर्फेक्टेंट बन ही नहीं सकता। तो इंसुलिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, ओके, एंड इंसुलिन विल डिस्टर्ब द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। अब जब सर्फेक्टेंट ही नहीं है तो लंग मैच्योर नहीं होंगे, लंग कोलैप्स हो सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट एक एंटी सरफेस टेंशन काम करता है, ग्रीस की तरह काम करता है, ओके। ये रहा एल्वियोलाई हमारे सामने, इसके 2 सेल होते हैं, टाइप 1 एल्वियोलर सेल, टाइप 2 एल्वियोलर सेल। टाइप 1 एल्वियोलर सेल क्या करेंगे? न्यूमोसाइट्स, इनका काम होता है गैस एक्सचेंज करने का। जबकि जो टाइप 2 है, दीज आर स्टेम सेल्स एंड सर्फेक्टेंट सेल्स, जो सर्फेक्टेंट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस। और ये कुछ इस प्रकार का सर्फेक्टेंट होता है, इस प्रकार का। तो ये इस एल्वियोलाई को क्या कर देता है? बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देता है, और एक टेंशन जो है वो एक
नॉर्मल लेवल पे क्रिएट करता है ताकि कम करता है ताकि क्या हो सके, वो खुल सके, वो अच्छे से कोलैप्स ना करे। तो लेथिसिलिन is also known as surfactant and sphingomycin is basically your liquid। तो ना तो लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, ओके, इन दोनों की रेशियो कैसे होनी चाहिए, मेंटेन, लेकिन लेसिथिन की जो क्वांटिटी वो ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए जो लेसिथिन होता है और जो स्फिंजोमाइलिन है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 है। गॉट माई पॉइंट? 2:1, यानी 2% लिथिसिन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्फिंजोमाइलिन। 28 वीक्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन ऐसी हो जाती है। 20 वीक्स से पहले इसकी कंसंट्रेशन 1:1 होती है, लेकिन बाद में लेसिथिन जो होता है वो बढ़ जाता है, सर्फेक्टेंट बढ़ जाता है और फ्लूइड थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब बनता है कि सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से हमारे लंग कोलैप्स हो रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा रहा है, जिसका कारण प्रीमेच्योर बच्चा होता है। और प्रीमेच्योर बच्चे में इंसुलिन की मात्रा कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा होती है, हाइपोग्लाइसीमिया में होता है बच्चा, और वो भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हाईली मेम्ब्रेन डिसीज भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम हिस्टोलॉजिकली इवैल्यूएशंस करते हैं तो जो सेल हम निकालते हैं वहां से और जो माइक्रोस्कोपी में उसको पिंक कलर की स्टेन में डालते हैं तो वो पिंक कलर देता है और वो हाइलिन होती है, प्रोटीन होती है। तो ये उसी में देखने को मिलती है, सिर्फ नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। तो लेट्स सी, डिक्रीज सर्फेक्टेंट इन द लंग्स ऑफ द फीटस, इंक्रीज सरफेस टेंशन, मोर लाइकली टू कोलैप्स। कारण क्या है? प्रीमेच्योरिटी, बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है, 28 वीक से छोटा है। इंसिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट। तो जितना ज्यादा बर्थ वेट उतना कम इंसिडेंस, जितना ज्यादा गेस्टेशनल एज उतना ज्यादा कम इंसिडेंस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। डायबिटिक मदर, इसका मैंने क्या कनेक्शन बताया कि जो एक डायबिटिक मदर होती है उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, ये ग्लूकोज बच्चे के पास जाता है लेकिन इंसुलिन नहीं जा पाता, इसीलिए बच्चा अपना खुद का इंसुलिन बनाता है पैनक्रियाटिक बीटा सेल की मदद से और इंसुलिन को सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया में डाल देता है और सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को क्या कर देता है? कम कर देता है। और तीसरा क्या कारण हो सकता है? सिजेरियन सेक्शन। यस अंकित, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज, आई नीड टू हियर यू। क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी बताइए अंकित, क्या बोल रहे हैं? मैम ये पूछा था, ये सर्फेक्टेंट होते हैं, इसमें कुछ कंपोजिशन होते होंगे ना? लाइक व्हाट? मैम जैसे ये लेसिथिन, स्फिंजोमाइलिन, ये फॉस्फोलिपिड्स हो गए। हाँ, प्रोटीन, या फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। अंकित, प्रोटीन्स, यस मैम, या प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तभी तो वो हाइलिन प्रोटीन की वजह से पिंक कलर दे जाता है, हाइलिन। या सो दे आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स बेसिकली, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, यस मैम। All right, let me share the screen. Okay, perfect. So now we have cesarean section. तो cesarean section से क्यों बच्चे का सर्फेक्टेंट कम होता है? क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को स्ट्रेस होता है, बच्चे का कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और जिससे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन बढ़ती है। लेकिन सिजेरियन सेक्शन के केस में क्या होता है? कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई कोर्टिसोल नहीं होता और सर्फेक्टेंट की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। सो नो स्ट्रेस, नो इंक्रीज इन कोर्टिसोल versus vaginal delivery. The skull of the fetus is squeezed through the vaginal canal, stress, cortisol and surfactant. So that is also the reason. Multiple birth, asphyxia, precipitous delivery, maternal history of NRDS in the previous infant. Extra points. Got my point, Ranjana? Clear हो गया आप लोगों को कि basically मुद्दा क्या है? The main concern is basically oxygen, surfactant, hypoglycemia, temperature. 3 points. भूलना नहीं है। ओके, अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में मदर थी, बच्चे को ग्लूकोज जा रहा था, बेबी जो था वो हाइपरप्लेशिया ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास, जिसने इंसुलिन रिलीज किया, सी पेप्टाइड रिलीज किए। इंसुलिन ने क्या किया? सर्फेक्टेंट की मात्रा को कम कर दिया, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ गया और बच्चा एनआरडीएस में
चला गया। और दूसरी तरफ इस इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज कहाँ चली गई, सेल के अंदर, पोटेशियम कहाँ चला गया, सेल के अंदर, जिसकी वजह से बच्चा कैसा हो गया, मोटा, और बॉडी वेट बढ़ गया, और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैलीमिया। तो ये कहाँ है सब कुछ, ये ब्लड के अंदर है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है, ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है, क्योंकि वो सब कहाँ ज्यादा है, सेल के अंदर। नेक्स्ट वी हैव टू प्रिवेंट न्यूनेटल आरडीएस, क्या क्या करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दो, थायरॉक्सिन दे दो, प्रोलैक्टिन्स दे दो, ताकि बच्चे का जो न्यूनेटल जो आरडीएस है वो थोड़ा प्रिवेंट हो जाए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हो, आप स्टेरॉइड्स दे रहे हो, ताकि इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो, ग्लूकोज का लेवल बढ़े बॉडी के अंदर। एंड थायरॉक्सिन दे रहे ताकि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा मेंटेन हो, इंक्रीज हो, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, उसको चाहिए उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म। प्रोलैक्टिन क्यों दे रहे, ताकि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं बॉडी एक तरीके से रिलीज करे कुछ एंजाइम्स को, ताकि उसके जो ब्रेन का जो लेवल है कॉर्टिसोल और जो हार्मोन्स है वो एक्टिवेट हो, ताकि बच्चे को कहीं ना कहीं एक फ्लाइट और फाइट मोमेंट में वो जाए और बच्चे को मदद हो सके अपने सर्फेक्टेंट को बनाने के लिए। ओके, अब और देख लेते हैं इसको डीपली। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा, इंक्रीज सरफेस टेंशन, लंग कोलैप्स कर जाएंगे, परफ्यूजन जो है वो विदाउट वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी। ग्रॉस एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो लंग्स को क्या देखते हैं हम, डार्क कलर के होते हैं, एयरलेस। ये मैं क्या बोल रही हूँ, नो सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट नहीं बना तो क्या होगा, सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो बच्चा जो है वो बिना वेंटिलेशन के परफ्यूज ही नहीं कर पाएगा। और जब आप एग्जामिनेशन करोगे लंग्स की, तो लंग्स बिल्कुल काले रंग के एयरलेस होंगे। दिस लंग हैज नो रेजिडुअल वॉल्यूम, कोई भी रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, मिनिमल एयर भी नहीं होगी। ऑटोप्सी करोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी डूब जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर, एक देखा था मैंने, एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें वो क्या करते हैं, उस जो बच्चा प्री मैच्योर होता है उसके लंग के टिश्यूज को पानी में डालते हैं और वो ऐसे तैरता है, डूब जाता है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। जबकि लंग्स, फेफड़े फूल कर क्या करते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो फेफड़े के टुकड़े ऐसे होते हैं जो नीचे, जमीन के नीचे, मतलब नॉट द वाटर लेवल, बेस लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि सिंक वो डूब जाते हैं, उनमें एयर ही नहीं है, वो ओपन ही नहीं है, वो नीचे आ जाते हैं बिल्कुल, तो मतलब नो एयर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो मैंने अभी भी बताया है, एल्वेओलाई कोलैप्स हो जाएंगे एटलेक्सिस की वजह से, तो डैमेज्ड पल्मोनरी वेसल्स, लीकेज ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन क्या करेंगी, लीक हो जाएंगी। Alveoli are lined by the pink hyaline membrane, which is also known as hyaline membrane disease. What are the complications? So the complications are basically death, perinatal and neonatal. कभी भी death हो सकती है। Both NRDS, ARDS, okay, acute respiratory distress भी हो सकता है बच्चे को, और NRDS भी हो सकता है। Complication है किसकी, respiratory distress की, कि अगर कुछ सर्फेक्टेंट की कमी है, किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बच्चा दोनों में कहीं पे भी जा सकता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कब जाएगा, जब वो टैकीपीनिया में, ब्रेडीपीनिया में, तो क्या होगा, बच्चा कम सांस लेगा, ओके, और बच्चा एसिडोसिस में जा सकता है। और अल्कलोसिस में कब जाएगा, जब टैकीपीनिक है वो, तो वो अल्कलोसिस में भी जा सकता है, तो किसी में भी जा सकता है, डिपेंड करता है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, तो हमें मालूम है ऑक्सीजन की थेरेपी अगर ज्यादा दे दी जाएगी तो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, जो मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले। लंग्स, रेटिना, ब्लाइंडनेस, और मैंने क्या बोला, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया, ये भूलना नहीं है आपको, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब ऐसा क्यों है, नॉर्मली बेचारा जो डक्टस आर्टेरियोसिस था, वो जैसे वो क्राई करता, बच्चा रोता, एक प्रेशर जनरेट होता, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जनरेट होता और वो डक्ट बंद हो जाती, लेकिन वो पार्शियल प्रेशर बेचारा जनरेट ही नहीं हो पाया, वो खुला का खुला ही रह गया, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट ही रह गया। So it's oxygen partial pressure that closes the ducts. तो partial pressure अगर अच्छा होगा, डक्ट को बंद कर देगा। नो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन तो है ही नहीं, बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा, तो partial pressure लो ही रह जाएगा, और persistent hypoxemia और the ductus does not close, तो वो क्लोज ही नहीं हो पाएगी, वो खुली की खुली रह जाएगी, वो पेटेंट ही रह जाएगी। नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, क्या बताया था मैंने कि वेंटिलेशन कम होने की वजह से उसके जीआई सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें हाइपोक्सिया होने की वजह से, इश्चीमिया होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, खराब। सो नो वेंटिलेशन, नो पार्शियल प्रेशर, persistent hypoxemia, intestinal ischemia, entry of gut bacteria into the intestinal wall, जिसे हम बोल देते हैं inflammation of the enterocolon, जो हमारी GI सिस्टम है। pulmonary hemorrhage, intraventricular hemorrhage सेम, पार्शियल प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा, pulmonary hemorrhage हो सकता है, क्योंकि अब बच्चा सांस ले रहा है, खोल रहा है, बट कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है, बेचारे बाकी के तो सब वैल्व्स बंद हो गए हार्ट के अंदर, हार्ट तो ढंग से पंप दे रहा है लंग्स को, बट लंग्स ही नहीं दे रहे, हेमरेज खत्म। ओके,
एल्वुलाई एयर लीक करेगी, काम ही नहीं कर रहे हैं वो ढंग से। इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा निमोथोरेक्स हो सकता है बच्चे को, फट भी सकते हैं वो। एडिमा, इलियस, ओलिग्यूरिया, फीटल हाइपोग्लाइसीमिया, मैंने बहुत बार बता दिया। मदर हाइपरग्लाइसीमिया में होती है, ग्लूकोज पास कर जाता है, इंसुलिन पास नहीं करता है, तो बच्चा जो होता है वो प्लेसेंटा के बीटा सेल्स को ज्यादा बना देता है, इंसुलिन ज्यादा हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। न्यूबॉर्न में भी ग्रंटिंग डिसअपियर, साइनोसिस इंक्रीजेस, गेटिंग वर्स। अगर बच्चे ने ग्रंट करना भी बंद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है बहुत अच्छा है, इसका मतलब है अब तो हमारे हाथ से बच्चा ऑलमोस्ट गया ही है, क्योंकि वो वर्स हो गया और भी ज्यादा, अब वो ग्रंटिंग करना भी बंद कर चुका है। तो प्रिवेंट कैसे करें इसे? अवॉइड कीजिए अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन बिफोर 39 वीक्स। आई स्टिल रिमेंबर मेरे सिस्टर इन लॉ की जब डिलीवरी हुई थी, उन्होंने पूरा इंतजार किया। एम्स बल्लभगढ़ है हमारे यहाँ पे, तो दे सेड कि हम लोग तो 39 वीक से पहले लेते ही नहीं है सिजेरियन सेक्शन, करते ही नहीं है, करना भी हो तो ये तो भाई साफ साफ प्रोटोकॉल है कि भाई 39 वीक से पहले सिजेरियन सेक्शन अवॉइड किया जाता है। एंटीनेटल स्टेरॉइड प्रोफिलैक्सिस दो गिवन टू मदर लेस देन 34 वीक ऑफ गेस्टेशन, बीटामिथासोल, डेक्सा। रंजना, दिस इज नॉट फॉर ट्रीटमेंट, डेक्सा एंड बीटा आर फॉर प्रिवेंशन, डेक्सा एंड मीथा आर फॉर प्रिवेंशन, डेक्सा एंड मीथा आर फॉर प्रिवेंशन। पोस्ट नेटल सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें स्टेरॉइड, ये बता रही थी मैं मेडिकेशन, सर्फेक्टेंट एंड सिनर्जिज्म। ओके, सिनर्जिज्म जो होता है वो बेसिकली ये जो इसका 1+1 3 है ना, ये हमारे काम का नहीं है, इट्स लाइक वेरी फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज, इवन आई डोंट नो। इफ यू यू कैन सर्च, प्लीज डू इट, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। मैंने इसको समझने की कोशिश भी की पर मेरी समझ से तो बाहर था, एंड इसका यूज भी नहीं है, इसकी बस कंसंट्रेशन बता रखी कि इस तरीके से इसको देते हैं। सो पोस्ट नेटल सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेरॉइड्स, सर्फेक्टेंट एंड सिनर्जिज्म, इसका 1+1 करके 3 करके कुछ देना होता है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंट करने कॉम्प्लिकेशन, हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड कीजिए, वरना बेबी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? बेबी को निकू में डालना है या तो आईसीयू में डालना है। और आपको पता होना चाहिए जितने भी सिजेरियन सेक्शन फॉर लाइक बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो हमेशा बच्चों को निकू में लेके जाते हैं जस्ट फॉर द मनी। तो ये निकू में ले जाने का बहुत ही अच्छा तरीका कि सिजेरियन सेक्शन में बच्चा निकू में जाएगा, राइट? तो नियोनेटल केयर में जाएगा, जहाँ पे उसको इंटीग्रेटेड वार्मर में डालना है, सक्शनिंग ये वो। सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर डायरेक्टली इनटू दी ट्रैकिया, ईटी में डाला जाता है डायरेक्ट। ओके, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, एबीजी, आर्टरियल ब्लड गैस सैंपलिंग, साइन, ये सब देखना है। एट्रियल कैथेटराइजेशन करनी। व्हाट इज एट्रियल कैथेटराइजेशन गाइस? ओके, एट्रियल कैथेटराइजेशन का मतलब है फीमोरल लाइन डाल लो, आर्टरियल लाइन डाल लो, ताकि आप उसका मीन आर्टरियल प्रेशर चेक कर सको। इस प्रकार से आप उसका सीवीपी वगैरह डाल लीजिए। तो कैथेटराइजेशन करना है हमको आर्टीरियल में, आर्टरीज के अंदर, फॉर एग्जांपल फीमोरल आर्टरी, लीडर कैथ, ये सब चीजें। टच टाइम, मदर के पास बच्चे को बिल्कुल रख दीजिए ताकि बच्चे को थोड़ा माँ का एहसास महसूस हो और उसका जो वार्मनेस है वो मेंटेन हो पाए। प्लेस इन एन इंक्यूबेटर, वार्म एंड ह्यूमिडिफायर एयर, ये हम पेशेंट को देंगे। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। एबीजी करना है क्योंकि बच्चा किस में जा सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेडियोलॉजी में क्या करेंगे? एक्सरे। ग्राउंड ग्लास अफेरेंस होगा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन इन द एक्सरे। कैसा होगा रंजना? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ओके, बायोप्सी करेंगे तो क्या दिखेगा? वही हाइलिन मेम्ब्रेन पिंक कलर की हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन स्टेन होता है और वो लीक कर जाती है, प्रोटीन पिंक कलर पकड़ लेती है। अब चलो बात करते हैं कंप्लीटली एनक्लेक्स ओरिएंटेड मैनेजमेंट ऑफ आरडीएस और एनआरडीएस। मेंटेन एयरवे, परफेक्ट, क्योंकि सारा खेल ही एयरवे का है। सक्शन एवरी सेकंड आवरली व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। Maintain oxygenation and high humidity and prevent chilling. Position the newborn on the side or the back with the neck slightly extended. Okay, तो बच्चे को क्या करना है? पोजीशन करना है साइड और बैक with the neck slightly extended. This is flexed. This is extended. Okay. Now number 2, हमेशा सुपरविजन के तौर पे ही बच्चे को बैक पे या साइड में लिटाना होता है, अदरवाइज कभी भी इस तरीके से प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं घर पे, कभी भी अवॉइड करने। क्वेश्चन भी है एक, हमको लगता है कि प्रॉन बहुत अच्छी होती है, बट ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्सेज एंड डॉक्टर्स, नॉट एट होम। प्रॉन नहीं देना है। एडमिनिस्टर सर्फेक्टेंट बाय ईटी ट्यूब, अभी भी बताया। एडमिनिस्टर रेस्पिरेटरी थेरेपी
जैसे कि प्रिकॉशंस, वाइब्रेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, यूज पैडेड स्मॉल प्लास्टिक कप्स, छोटे छोटे कप्स होते हैं उनसे हम ऐसे हिट करते रहते हैं बच्चों को, स्मॉल ऑक्सीजन मास्क फॉर प्रिकॉशन, यूज पैडेड इलेक्ट्रिकल टूथब्रश फॉर वाइब्रेशंस, प्रोवाइड न्यूट्रिशन NPO इफ रेस्पिरेटरी रेट इज ग्रेटर देन 60, क्योंकि उस बच्चा और भी ज्यादा क्या कर सकता है, नोज ब्रीदर होते हैं वो लोग, तो और भी ज्यादा बच्चे का रेट बढ़ सकता है। इनकरेज मदर टू पम्प ब्रेस्ट फीड फॉर फ्यूचर न्यूट्रिशन, ताकि वो स्टोर करके रख ले और बच्चे को दे सके। गाइस कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द रेट ऑफ कंप्रेशंस इन नियोनेट, CPR रेट?